हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये एडवांस जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड हमारा 16 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप जावास्क्रिप्ट का एक नया फीचर सीखने वाले हैं जिसका नाम है फैच मेथड। देखिए, इसी पिछली वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट का एक मेन फीचर किया था जिसका नाम था अजैक्स, और अजैक्स से रिलेटेड ही मैं पूरी एक कंप्लीट सीरीज भी बना चुका हूँ पीएचपी के साथ, जिसके अंदर मैंने यूज की थी जे क्वेरी अजैक्स को लगाने के लिए। और जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था उसमें मैंने प्योर जावास्क्रिप्ट का यूज किया है। तो जब मैंने ये अजैक्स वाला टॉपिक जे क्वेरी के साथ कराया था आपको, तो वहां पर मैंने जे क्वेरी के 3 अलग अलग मेथड्स का यूज करके दिखाया था। एक है $.ajax, $.get और थर्ड है $.post। देखिए, जब भी हम जे क्वेरी के साथ अजैक्स लगाते हैं तो ये लगानी तो काफी ईजी होती है क्योंकि कोड जो है काफी छोटा हो जाता है। मगर यहाँ पर हमारे पास एक डिसएडवांटेज होती है, वो ये होती है कि हमें हर बार वेबसाइट में एक 100 KB से ऊपर की फाइल लगानी पड़ती है, जिससे वेबसाइट पे एक अननेसेसरी लोड बढ़ जाता है और लोडिंग टाइम भी बढ़ जाता है। और इसकी जगह अगर हम बात करें प्योर जावास्क्रिप्ट की, तो हमने पिछली वीडियो में एक नया फीचर देखा था जिसका नाम था XML HTTP रिक्वेस्ट। इस मेथड की हेल्प से भी हम यहाँ पर अजैक्स का यूज कर सकते हैं। मगर इसका भी एक डिसएडवांटेज रहता है, वो ये है कि इसके अंदर हमारे को अननेसेसरी कुछ कोड करना पड़ता है। तो मोस्टली जो डेवलपर्स हैं वो उसको यूज करना पसंद नहीं करते, वो एज कम्पेयर टू ये वाले मेथड के XML HTTP रिक्वेस्ट jQuery को यूज करना पसंद करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों को ही यूज करने की अपनी अपनी डिसएडवांटेजेस हैं। तो इन डिसएडवांटेजेस को हटाने के लिए ही जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन में एक नया फीचर आ चुका है जिसको हम कहते हैं फैच मेथड। फैच मेथड की हेल्प से हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम अजैक्स से करते हैं। बेसिकली हम सर्वर के साथ इसमें क्रूड सिस्टम कर सकते हैं, मतलब कि डाटा अगर हमें सर्वर पे इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, रीड करना है सर्वर से डाटा को, या सर्वर पे कोई भी डाटा उसको डिलीट करना है, तो जहां पर हम अजैक्स यूज करते हैं वहां पर हम फैच का भी यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे को कोडिंग भी बहुत कम करनी पड़ती है और ये एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट के XHTML रिक्वेस्ट के बहुत ज्यादा फास्ट भी है। तो ये अब देखते हैं कि इसको यूज करने का बेसिक सिंटेक्स क्या है, हम इसे कैसे कोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे को लिखना है फैच मेथड कुछ इस तरीके से राउंड ब्रेसेस लगा के। और मान लीजिए मैं सर्वर से किसी फाइल का डाटा को रीड करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फैच मेथड के अंदर ही उस फाइल का पाथ दे दूंगा। फाइल कोई भी हो सकती है, आपकी जेसन की फाइल हो सकती है, आपकी टेक्स्ट की फाइल हो सकती है, या आपकी PHP या कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज की फाइल पाथ हो सकता है। और जो ये मेथड होता है फैच मेथड, ये बेसिकली हमारे को रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। तो जैसा कि हम प्रॉमिस नाम की एक वीडियो में देख चुके हैं कि प्रॉमिस जब भी हमारे पास रिटर्न होता है तो या तो वो सक्सेसफुल होता है या फिर फेल होता है। और सक्सेस के केस में हम प्रॉमिस के साथ यहाँ पे देन फंक्शन का यूज करते हैं, तो बिल्कुल हम यहाँ पर वही करने वाले हैं, फैच के साथ भी यहाँ पर देन फंक्शन का यूज करेंगे। अगर आपने प्रॉमिस नाम की वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस मेथड के अंदर ही बताया था कि जब भी हम देन फंक्शन का यूज करते हैं तो हम उसमें आगे का काम करते हैं। मतलब कि अगर हमारा फैच का काम जो है सक्सेसफुली रिटर्न हो चुका है तो हम आगे का काम कंटिन्यू करते हैं देन फंक्शन के अंदर। तो यहां पर हम बेसिकली आगे का काम कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो यहां पर हम बेसिकली उसको डॉक्यूमेंट में कुछ प्रिंट करने का काम, इस तरीके का कोई भी काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो देन फंक्शन होता है ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो अगर ये भी प्रॉमिस रिटर्न करना है तो इसके लिए हमारे को दोबारा से एक बार देन फंक्शन का यूज करना पड़ता है। ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे। तो जब भी हम ये देन फंक्शन यूज करते हैं, इसके अंदर भी हम इस तरीके का एक फंक्शन बनाते हैं जहां पर हमारे पास आता है रिस्पॉन्स सर्वर से। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जोन सी भी यहाँ पर फाइल का यहाँ पे पाथ दिया है। ये फाइल से जो भी हमारे को डाटा मिलेगा वो डाटा हम कहाँ पे सेंड करेंगे, इस वाले फंक्शन के अंदर, वो इस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। आप वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने इसका नाम लिया जैसे रिस्पॉन्स, क्योंकि सर्वर से हमारे को रिटर्न में मिलता है एक रिस्पॉन्स। और इस रिस्पॉन्स को भी हम यहाँ पर कोई प्रिंट नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, इसको भी हम रिटर्न कर देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स, जो भी हमारा वेरिएबल का नेम होगा, और डॉट लगा के उसका डाटा। डाटा कोई मेथड नहीं है, यहाँ पर बेसिकली उन वाले मेथड्स का नाम आता है जिस टाइप का डाटा हमारे को रिटर्न हुआ सर्वर से। या तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, तो हम यहाँ पर मेथड का नाम यूज करेंगे टेक्स्ट। और अगर हमें जो डाटा है वो जेसन फॉर्मेट में रिटर्न हुआ है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे जेसन नाम का मेथड। और ये डाटा जो हम रिटर्न कर रहे हैं जाएगा कहाँ पे, ये हमारे पास जाएगा दूसरे देन फंक्शन के अंदर, जिसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा पहला देन है, उसके बाद हमने दोबारा से लिख दिया देन। तो पहला जो देन होता है वो भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और उस प्रॉमिस का यूज हम कहाँ करेंगे, इस वाले देन फंक्शन के अंदर। तो देखिए, मैंने इसके अंदर भी एक फंक्शन बना लिया और यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है रिजल्ट नाम से, मतलब कि जो भी फाइनल रिजल्ट होने वाला है वो इसी फंक्शन के अंदर हम यूज करने वाले हैं।
तो जो भी हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया सर्वर से उसको हम यहाँ पर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंसोल के अंदर अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कोड करेंगे, या डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पर भी हम इसे यूज़ करना चाहते हैं उसका कोड भी हम यहीं पर करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे प्रॉमिस का सक्सेस का केस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्रॉमिस के दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो प्रॉमिस जो है सक्सेसफुली रिटर्न हुआ है या वो फिर फेल हो गया। तो हम यहाँ पर फेल का भी यहाँ पर सिनेरियो ले लेते हैं। मान लीजिए जो भी हमने यहाँ पर फाइल सेंड की है सर्वर को, उस फाइल में कोई एरर है या हमारा सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करता, तभी यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ जाएगा। तो एरर के केस के लिए मैंने प्रॉमिस वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि वहां पर हम कैच मेथड का यूज करते हैं। तो उसी सेम कैच मेथड का यूज हम यहाँ पर भी करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ लास्ट में हम लिख देंगे कैच और यहाँ पे एक फंक्शन बना देंगे और इसके अंदर कोई भी वेरिएबल का नेम ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एरर, तो जो भी सर्वर का एरर मैसेज होगा वो इसी वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, जिसको हम बाद में कंसोल में या कहीं पर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह जो हमारा ये फैच मेथड है ये वर्क करता है। और आप जैसे यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि हमारा जो फैच मेथड है ये हमेशा सर्वर के साथ काम करेगा। हमें सर्वर से कोई फाइल या कोई डाटा रिटर्न होगा तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर जो इसका कोड करना है उसके लिए कोई लाइव सर्वर की हमारे को यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो अगर आपको PHP आती है तब आप उसके लिए एग्जाम या वैम सर्वर का यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम में, या फिर उसकी जगह पे आप कोई भी जो एडिटर यूज़ कर रहे हैं जैसे VS कोड या सबलाइम, उसके अंदर लाइव सर्वर नाम के एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन को कैसे इंस्टॉल करना है इस पे भी मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखे हैं जिनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं VS कोड नाम का एडिटर यूज करने वाला हूँ और उसी के साथ लाइव सर्वर नाम की एक्सटेंशन भी। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि फैच मेथड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया और इसके अंदर यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है fetch.html। यहाँ पर मैंने बेसिक HTML का कोड भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम फैच मेथड की हेल्प से एक टेक्स्ट की फाइल को रीड करने वाले हैं। तो फाइल मैंने कहाँ पे प्लेस की हुई, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कंटेंट नाम का एक फोल्डर बनाया और इसके अंदर एक फाइल बनाई है जिसका नाम रखा है readme.txt। ये देख सकते हैं आप, हेलो दिस इज ए टेक्स्ट फाइल। इसके अंदर एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। अब इसी वाले टेक्स्ट को मैं यहाँ पर रीड करने वाला हूँ फैच मेथड की हेल्प से। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट टैग लगा लेता हूँ बॉडी टैग के अंदर ही, और इसके अंदर अपना मेथड यूज करता हूँ जिसका नाम है फैच। ये देखिए अब इसी के अंदर मेरे को सबसे पहले उस वाली फाइल का पाथ देना है जिसका नाम है readme.txt। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले फोल्डर का नाम देता हूँ कंटेंट और उसके बाद स्लैश लगा के फाइल का नाम जिसका नाम है readme.txt। ये देखिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया जब भी ये फाइल हमारे को रिस्पॉन्स में ये डाटा रिटर्न करेगी जो भी इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर देन फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ देन, और इस फंक्शन को बेसिकली मैं नीचे कर देता हूँ ताकि जो टेक्स्ट है आपको प्रॉपर दिख जाए। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस देन फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बना लेता हूँ। ये देखिए इस फंक्शन के अंदर जो भी है हमारा रिस्पॉन्स आएगा, तो उसके लिए भी मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे रिस्पॉन्स नाम से। आप नेम कुछ भी ले सकते हैं, खाली R भी लिख सकते हैं। मैं रिस्पॉन्स ही लिख रहा हूँ जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। ये देखिए तो ये हमारा फंक्शन बन चुका है। तो हम ES6 वर्जन में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एरो फंक्शन भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर फंक्शन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा दे देता हूँ और यहाँ पर मैं एरो फंक्शन के लिए इज इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन का साइन दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब देखिए जो भी हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आने वाला है वो इस वाले देन मेथड के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं उस रिस्पॉन्स को भी रिटर्न कर देते हैं। मगर उससे पहले मैं यहाँ पर आपको कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूँ कि हमारे पास रिस्पॉन्स में आया क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ रिस्पॉन्स। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर रिस्पॉन्स में हमारे को काफ़ी कुछ मिला है। ये देखिए बॉडी है, बॉडी का टेक्स्ट है, कुछ हेडर पार्ट मिला है। यहाँ पे देखिए स्टेटस है 200। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हम अजैक्स के साथ काम करते हैं तो अगर हमारा डाटा का रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आ जाता है तो उसका स्टेटस होता है 200। और इसी तरह यहाँ पर हेडर से रिलेटेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप पढ़ सकते हैं। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन की बेसिकली हमारे को कोई ज़रूरत नहीं होती, हमें यहाँ पर चाहिए मेन टेक्स्ट जो हमारे को रिस्पॉन्स में मिला है। तो देखिए जो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट आया वो है नॉर्मल टेक्स्ट। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर एक मेथड यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है टेक्स्ट। मैं आपको उसको यहाँ पे कंसोल में प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ डॉट टेक्स्ट। ये देखिए बेसिकली हम इसे यहाँ से रिटर्न करने वाले हैं। मैं एक बार आपको फाइल को सेव करके चेक कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास टेक्स्ट। आप देख रहे हैं प्रॉमिस का एक रिजल्ट आया, मतलब कि जो ये देन फंक्शन है
ये भी एक प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा है और ये हमारी फाइल का टेक्स्ट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी ये टेक्स्ट है इसको रिटर्न कर देता हूँ, क्योंकि देन फंक्शन भी हमारे को एक प्रॉमिस ही रिटर्न करना है। तो इसी के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही देन फंक्शन और भी क्रिएट कर लेता हूँ बिल्कुल इस देन फंक्शन के बाद। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा देन, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ, इसी को पेस्ट मैंने कर दिया यहाँ पर। और जो भी हमारे पास यहाँ से टेक्स्ट रिटर्न हुआ उसके लिए भी मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो वेरिएबल का नेम बेसिकली मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे डाटा। मैंने यहाँ पर डाटा ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, रिजल्ट लिख सकते हैं, कुछ भी। और इस डाटा को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने कंसोल में यहाँ पे डाटा को प्रिंट कर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए जो भी हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर था वो सारा डाटा मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। इसको मैं कंसोल में प्रिंट कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट में भी। तो यहाँ पर मैं इसको डॉक्यूमेंट को लिख लेता हूँ, ये देखिए। तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट में डाटा की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए जो भी हमारी readme.txt वाली फाइल के अंदर टेक्स्ट था उसको मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। और जो मैंने यहाँ पर ये कोड किए इसको मैं और भी छोटा कर सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। तो एरो फंक्शन के लिए मेरे को यहाँ पर ये रिटर्न को भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा एक ही लाइन का कोड है तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर ये करली ब्रेसेस हटा देता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही लाइन का कोड है यहाँ पे, और इसको मैं एक ही लाइन में कर लेता हूँ। और यहाँ पे रिटर्न भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एरो फंक्शन के अंदर आपको बताया था कि जब हमने कोई भी एक ही फाइल को यहाँ पे रिटर्न करना होता है तो हम यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखते हैं। और अंदर से ये सेमीकोलन भी हटा लेता हूँ, ये देखिए। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी कर लेता हूँ। मैं सारे कोड को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, करली ब्रेसेस भी, और यहाँ से भी, ये देखिए। और इस कोड को हम और भी छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हमने एक ही पैरामीटर लेना है तो हमें यहाँ पर ये राउंड ब्रेसेस भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको भी हटा देता हूँ, जो मैंने रिस्पॉन्स के लिए ली थी और डाटा के लिए, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि प्रॉपर अगर मैं एरो फंक्शन के अंदर फैच मेथड को बनाऊंगा तो कोड कितना छोटा हो जाता है, जैसा हमारा जे क्वेरी के केस में होता है। तो जे क्वेरी हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें कोड छोटा होता है अजैक्स का। तो बिल्कुल हम यहाँ पर अब फैच मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको और टेस्ट कराता हूँ। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ चुका है। मगर अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर फाइल की प्रोसेसिंग चल रही है, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। मैं एक बार यहाँ पर नेटवर्क में चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो नेटवर्क टैग होता है, जब भी हम यहाँ पर अजेक्स के साथ काम करते हैं तो यहाँ पर एक टैब होता है XHR, जिसका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, XML HTTP रिक्वेस्ट। तो जो भी रिक्वेस्ट आती है सर्वर से अजेक्स की फॉर्म में उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारी फाइल आई है readme.txt। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर ये हमारे को रिस्पॉन्स में मिला है। ये देखिए टेक्स्ट मिला है और यहाँ पर ये हेडर है जिसकी यहाँ पर हमारे को पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि सर्वर से आया है, यहाँ पर डेट वगैरह क्या है, किस फॉर्मेट में है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये अभी भी हमारा जो ऊपर की प्रोसेसिंग है चल रही है, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है मगर ये कोड प्रॉपर चलता है। मैं क्या करता हूँ, इसको राउंड ब्रेसेस के अंदर ही डाल देता हूँ। ये देखिए मैं दोबारा से फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए अब ये प्रोसेसिंग भी ऊपर बंद हो चुकी है और ये टेक्स्ट भी जो है प्रॉपरली हमारे को यहाँ पे शो हो रहा है। तो शो पहले भी हो रहा था, किसी वजह से यहाँ पर हो सकता है प्लगइन की कोई दिक्कत हो। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट रीड किया है वो नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर मैं यहाँ पर जेसन के डाटा को शो करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा। देखिए अभी मैं यहाँ पर कोई PHP के साथ तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए अब मैं यहाँ पर एक फेक डाटा ले आता हूँ जेसन का। तो उसके लिए मैं यहाँ पर गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ फेक जेसन डाटा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अजेक्स वाले लेसन में। तो यहाँ पर हमने वही वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है जेसन प्लेस होल्डर। यहाँ पे कई वेबसाइट है, आप किसी से भी फेक जेसन का डाटा लेके आ सकते हैं। तो मैं मोस्टली इसी का यूज़ करता हूँ टेस्टिंग करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। मैं इसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर भी फैच के साथ ये फेक जेसन के डाटा को कैसे यूज़ करना है वही बताया हुआ है। यही सेम कोड मैंने देखिए यहाँ पर भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे राउंड ब्रेसेस नहीं लगी हुई हैं जेसन पे और रिस्पॉन्स पे, तो ये हम हटा भी सकते हैं। तो अब मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ देखिए हमारे पास कई तरीके का डाटा आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं
तो मैं यहाँ से ये कम यूज़र वाला डाटा ले लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास रिकॉर्ड आ चुका है 10 यूज़र्स का। उनका आईडी है, नेम है, ये एक फेक डाटा है, ईमेल है, एड्रेस है, और ये प्रॉपर एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, वेबसाइट है, कंपनी का नेम है जहाँ पर वो जॉब करता है। तो इसी का हम यूज़ कर लेते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका यूज़ कैसे करना है। हम ऊपर से ये पूरा ये यूआरएल है, इसको कॉपी कर लेंगे और इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ जहाँ पर मैं ये टेक्स्ट की फाइल को रीड कर रहा था। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और इसके बाद मुझे एक चेंज और भी करना है। देखिए जो भी हमारे पास यहाँ पे ये रिस्पॉन्स आने वाला है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं होगा, ये जेसन फॉर्मेट में होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जेसन। मैंने स्टार्टिंग में बताया रिस्पॉन्स जो भी होगा या तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट होगा या फिर जेसन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जेसन और यहाँ पर इसको रिटर्न भी कर दिया। देखिए तो ये हमारा डाटा नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा जिसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट में। तो अभी मैं इसे डॉक्यूमेंट में प्रिंट नहीं करता, इसे कंसोल में प्रिंट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया console.log और यहाँ पर मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ कंसोल में। ये देखिए यहाँ पर 10 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, आप देख रहे हैं ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जावास्क्रिप्ट का। मैं इसे खोलता हूँ और यहाँ देखिए टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं 0 से लेकर 9 तक। मैं एक को ओपन भी करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए वही बिल्कुल इंफॉर्मेशन है जो हम यहाँ पर देख पा रहे थे इस वाली फाइल के अंदर। तो इस तरह हम जेसन के डाटा को भी यहाँ पर रिट्रीव कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। और जब भी हम इसके पीएचपी वगैरह के साथ काम करेंगे तो यहाँ पर हम बेसिकली उस वाली फाइल का पाथ ही देंगे, पीएचपी की फाइल का, जो हमारे को रिटर्न में देगी जेसन। इस पे मैंने पूरी एक कंप्लीट सीरीज बना रखी है जेसन के साथ पीएचपी को कैसे यूज़ करते हैं। मैं उसका लिंक भी आपको ऊपर दे दूंगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब भी हम फेच मेथड को यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा जो केस है हमेशा सक्सेसफुली होगा और डाटा हमारे को यहाँ पर रिट्रीव होगा ही होगा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई एरर आ जाए, मतलब कि जिस सर्वर से हम यहाँ पर फाइल की रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो फाइल ही ना मिले या फिर सर्वर ही रिस्पॉन्ड ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपना कैच मेथड को बना लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लास्ट में बना रहा हूँ कैच। कैच मेथड क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में प्रॉमिस वाली वीडियो के अंदर बता रखा है। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे एरर। ये देखिए यहाँ पर मैं कंसोल में प्रिंट भी कर देता हूँ एरर का जो भी मैसेज है, जो भी हमारे को इस वेरिएबल के अंदर एरर का मैसेज आएगा उसको मैंने यहाँ पे कंसोल में प्रिंट कर दिया। मैं इसको डॉक्यूमेंट वगैरह में भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस फाइल को मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए अभी भी हमारा डाटा जो है सक्सेसफुली आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ। तो देखिए जैसे यूज़र लिखा हो यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1। अब इस नाम की कोई भी फाइल नहीं है इस वाले सर्वर पे, तो अब हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए यहाँ पर एक एरर आ चुकी है, आप देख रहे हैं। और मैं यहाँ पर कोई प्रॉपर मैसेज नहीं आ रहा, मैं इसको डॉक्यूमेंट में प्रिंट करके देखता हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट में इस एरर वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पर भी कोई मैसेज नहीं आया। तो बेसिकली हम एक गड़बड़ भी कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे इस वाले मैसेज को ऐसे नहीं दिखाना, इसके लिए हम यहाँ पर अपना कस्टम मैसेज लिखते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी, कांट फैच डाटा। ये देखिए तो ये मैंने अपना कस्टम मैसेज यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पर अब मैंने फाइल को सेव किया तो यहाँ पर भी कोई मैसेज नहीं आ रहा है। मेरे को लगता है मैं एरर कहीं और डालता हूँ। मैं यहाँ पर इस फंक्शन में कुछ गड़बड़ कर देता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, अब इस नाम का कोई भी मेथड नहीं होता। आप देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर की लाइन भी आ रही है जो बता रही है कि इसके अंदर एरर है। मैं फिर भी आपको सेव करके चेक कराता हूँ। यहाँ पे तो ये बता रहा है सिंटेक्स एरर है। एक्चुअल में क्या करता हूँ, मैं 1 को जो है पीछे लगा देता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया कांट फैच डाटा। मैं इस 1 को यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा देता हूँ। अगर अब डाटा 1 नाम से कुछ नहीं है क्योंकि जो भी हमारे को यहाँ पे रिटर्न हुआ वो डाटा नाम के वेरिएबल के अंदर गया। अगर मैंने यहाँ पे कंसोल में लिख दिया डाटा 1 तब भी हमारे पास एरर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे फाइल को सेव किया और ये देखिए सेम मैसेज आ रहा है कांट फैच डाटा। तो इस तरह हमारे को कैच मेथड का काफ़ी यूज़ हो जाता है। मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास पूरा
जो डाटा है जेसन फॉर्म में यहाँ पे हमारे को शो हो रहा है। अब देखिए जो भी हम यहाँ पे डाटा शो कर रहे हैं कंसोल में, इससे पिछली वाली वीडियो में एक यूजर ने हमारे को लिखा था कि इसको हम डॉक्यूमेंट में कैसे प्रिंट करते हैं इतने बड़े ऑब्जेक्ट को। तो उसके लिए हम यहाँ पर अलग अलग तरीके के लूप्स आते हैं, जैसे फॉर इन लूप है, फॉर ऑफ लूप है, उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसको हम प्रिंट कैसे करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ पर अभी मैं इसे कंसोल में दिखा रहा था। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसको तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे को मल्टीपल लाइन का कोड करना है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक अपना फॉर लूप चला लेता हूँ, फॉर इन लूप। तो उसके लिए लेता हूँ मैं फॉर, और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके लिए उसका नाम ले लेता हूँ जैसे एक्स इन डाटा। ये देखिए फॉर इन लूप कैसे चलाते हैं इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है जावास्क्रिप्ट के बिगनर कोर्स के अंदर, तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको पहले जो भी एक्स के अंदर आ रही है वैल्यू उसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख लेता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ एक्स। ये देखिए, तो यहाँ पर अभी मैं फाइल को सेव करके चेक कराता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 से लेकर 9 तक काउंटिंग आ चुकी है। ये क्यों आ रही है, मैं आपको कंसोल भी चेक कराता हूँ कि कंसोल में हमारे पास डाटा के अंदर क्या आ रहा था। ये देखिए, पहले मैं कंसोल में भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कंसोल में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा था जिसकी वैल्यू थी 0 1 2 3 4, और इस हर ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है। आप देख रहे हैं 0 के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, 1 के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इसकी वैल्यूज को कैसे प्रिंट करना है, तो इसकी वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को यूज करेंगे। x में बेसिकली की वैल्यू आ रही है 0 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डाटा और इसके अंदर x। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि जो भी हमारे पास यहाँ पे डाटा आ रहा है जैसे 0 1 2 3 4, उसके अंदर भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो आप ऑब्जेक्ट को सीधा डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट नहीं कर सकते, उसके अंदर की किसी वैल्यू को आपको प्रिंट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस की का नाम देना पड़ेगा। देखिए जैसे एड्रेस है, ईमेल है, आईडी है, आप क्या देखना चाहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर नेम को जैसे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट नेम। पहले मैंने यहाँ पर बता दिया कि कौन सी वाली पर्टिकुलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, 1 की बात कर रहा हूँ, 2 की, किसकी। उसके बाद मैंने उसकी कौन सी वैल्यू देखनी है, नेम नाम की। तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ और इससे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं टिडल कोड के अंदर डाल देता हूँ और इसी के साथ मैं ब्रेक भी लगा देता हूँ, क्योंकि सारी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी जितनी भी टोटल 10 वैल्यूज़ हैं यूज़र की। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर एक गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर इसने इसे एज इट इज़ ही प्रिंट कर दिया। वो मैंने जो यहाँ पर अपना टेम्पलेट स्ट्रिंग बनाया उसी में गड़बड़ की है। तो उसको बेसिकली मेरे को करली ब्रेसेस के अंदर लेना और यहाँ पर लगाना अपना डॉलर का साइन। ये देखिए अब यहाँ पर भी प्रॉपर आ रहा है। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए जितने भी नेम थे वो सारे यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। अब मान लीजिए मैं इसी के साथ यहाँ पर कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर नेम आ रहा है, यूज़र नेम आ रहा है। मैं इसको ओपन करता हूँ पहले। देखिए जैसे यहाँ पर आईडी आ रहा है, ईमेल आ रहा है, मैं ईमेल भी दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी को पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हाइफन लगा के ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ ईमेल। मैं इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अब मैं नेम के साथ ईमेल भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर अब नेम के साथ ईमेल भी आ रही हैं। अब मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको ओपन करके की का नाम देख लेता हूँ, जैसे कि फ़ोन नंबर दिखाना है या ईमेल दिखानी है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट मैं पहले 2 दिखा चुका हूँ। मैं आपको इस वाले ऑब्जेक्ट को दिखाता हूँ जैसे एड्रेस, क्योंकि जो एड्रेस नाम की है इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इसके अंदर की वैल्यू को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने सिटी को प्रिंट करना है, तो पहले मैं यहाँ पर एड्रेस को यूज़ करूँगा, फिर उसके बाद सिटी को। मैं दिखाता हूँ कैसे। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हाइफन लगा के ऐसे लिख के सबसे पहले मेरे को यहाँ पे लिखना है एड्रेस, क्योंकि वही एक मेन की है और उसके अंदर एक की बन रही है जिसका नाम है सिटी। ये देखिए कुछ इस तरीके से, पहले एड्रेस लिया फिर सिटी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आता हूँ। ये देखिए
आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 चीज़ें आ चुकी हैं। पहले नेम आ रहा है, फिर उसका ईमेल एड्रेस आ रहा है और लास्ट में सिटी का नेम आ रहा है। तो इस तरह हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। बेशक हम इसे टेबल में प्रिंट करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी लाइन का कोड लंबा हो चुका है, तो मैं इसके लिए कोई एक वेरिएबल भी ले सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए, आप नेम कुछ भी ले सकते हैं, और इसके अंदर ये मैं अपनी वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ ए। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अभी भी हमारा जो पूरा ये कोड है प्रॉपर चल रहा है। तो यहाँ पर अब मैंने यूज़ करके दिखा दिया आपको कि जो भी हमारे को सर्वर से डाटा मिलता है उसको हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। और यहाँ पर जैसे भी हम यहाँ पर ऑनलाइन से जेसन का डाटा लेकर आ रहे थे, अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे सिस्टम पे अगर कहीं पर टेक्स्ट का फाइल का डाटा है या जेसन के डाटा को कैसे पिक करेंगे। तो देखिए मैंने ऑलरेडी एक फाइल बनाई हुई है, मैं ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए जेसन नाम का फोल्डर है जिसके अंदर एक फाइल रखी हुई है student_data.json। ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 स्टूडेंट्स का डाटा डाला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं की भी आ रही है, नेम एज और सिटी, उनकी 2 वैल्यूज़ भी हैं। अब इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ जेसन, जो कि एक फोल्डर का नेम है, उसके बाद फाइल का नाम जिसका नाम है student_data.json। ये देखिए ये मेरी खुद की फाइल है। तो इसके अंदर मेरे को क्या करना है, पहले मैं आपको इस वाले फॉर लूप को बंद कर देता हूँ क्योंकि एरर आ जाएगी, क्योंकि ये कीज़ और इसकी कीज़ में डिफरेंस है। पहले मैं आपको कंसोल में आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 स्टूडेंट का डाटा आ चुका है, आप देख रहे हैं। और की के नेम क्या है, एज सिटी और नेम। अब इसको अगर मैं फॉर लूप से दिखाना चाहता हूँ तो मैं फॉर लूप को यहाँ पे इनेबल कर लेता हूँ और यहाँ पर नेम भी आ रहा है। एक मैं ले लेता हूँ एज और लास्ट में मैं एक ले लेता हूँ सिटी, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिटी के लिए ले लेता हूँ सीधा से सिटी, ये देखिए। तो यहाँ पर अब मैंने तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा हूँ और जेसन कौन सी है, मेरे खुद के सिस्टम में जो पड़ी हुई है जेसन। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमारा डाटा आ चुका है और ऊपर भी आपको दिखा रहा है जो भी हमारा डाटा था। और अगर इसमें भी कोई एरर आ जाती है तब भी हमारा ये यहाँ पर कैच फंक्शन कॉल हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, तो यहाँ पे फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर भी मैसेज आ चुका है कांट फैच डाटा। ये नीचे भी एरर आ रहा है 404 का, फाइल नॉट फाउंड। तो हमारा कैच मेथड भी प्रॉपर चल रहा है इसके साथ। अब मैं इसके बाद में आपको दिखाता हूँ कि हम डाटा को सर्वर पे सेव कैसे करते हैं। अभी हमने यहाँ पर डाटा को रीड करना देखा है। अब मान लीजिए मेरे को सर्वर पे डाटा को इंसर्ट करना है या अपडेट करना है या डिलीट करना है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो देखिए उसके लिए हमारे को यहाँ पे क्या करना होता है। जब भी हम यहाँ पे फेच मेथड को यूज़ करते हैं और फाइल का नाम देते हैं कि जहाँ पर भी हमारे को डाटा को इंसर्ट करने का कोड है या अपडेट का या डिलीट का, बेसिकली यहाँ पर हम सर्वर साइड लैंग्वेज की फाइल का पा देते हैं, जैसे PHP की फाइल होगी, .NET की या पाइथन की फाइल। और उसके साथ यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स देते हैं कि कौन सा डाटा आपको सेव करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कोमा लगाऊंगा और उसके बाद करली ब्रेसेस। ये देखिए पहले मैंने यहाँ पे कोमा लगाया और करली ब्रेसेस। अब करली ब्रेसेस के अंदर ही मेरे को यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज आती हैं जो हम फैच मेथड के अंदर यूज़ करते हैं और उसकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है उसका नाम है मेथड। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हमारे पास डाटा को रिट्रीव करने के और सेंड करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे अब जब हम जेसन के साथ काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे अलग अलग मेथड्स आते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर डाटा को इंसर्ट करना है तब हम इसकी वैल्यू देंगे पोस्ट। और मान लीजिए अगर हमने सर्वर के डाटा को यहाँ पर अपडेट करना हो तब हम यहाँ पर मेथड की वैल्यू देंगे पुट। और अगर मैं सर्वर की डाटा की वैल्यू को डिलीट करना चाहता हूँ तब हम यहाँ पे मेथड की वैल्यू देंगे डिलीट। और इसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होती है, वो होती है गेट, अगर आपने डाटा को रीड करना है। तो अगर हम ये नहीं भी देंगे तब भी हम डाटा रीड कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में भी दिखाया। और इसके बाद आती है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम है बॉडी। बॉडी के अंदर हम वो डाटा पास करते हैं जो भी हमने सर्वर पे सेव करवाना है, मतलब कि इंसर्ट करना है या अपडेट करना है या डिलीट करवाना है। तो ये भी अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, या तो ये फॉर्म का डाटा हो सकता है या फिर जेसन का डाटा या फिर नॉर्मल टेक्स्ट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सभी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और इसके बाद हम यहाँ पे पास करते हैं अपना मेन एक चीज़ जिसका नाम है हेडर। हेडर के अंदर हम यहाँ पे ये पास करते हैं कि जो भी हम बॉडी के थ्रू सर्वर पे डाटा भेजने वाले हैं
वो किस फॉर्मेट में होगा, मतलब कि उसका कंटेंट का टाइप क्या होगा। तो बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कोमा के अंदर कंटेंट टाइप, फिर उसकी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे application/json। मोस्टली यही वाला डाटा हम यूज करते हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो भी हम बॉडी के थ्रू यहाँ पे डाटा भेज रहे हैं वो जेसन का डाटा है, और जब भी हम जेसन का डाटा भेज रहे हैं तो हमें यहाँ पर हेडर भी यही लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जोन सा भी हम बॉडी के थ्रू डाटा भेज रहे हैं वो जेसन की फॉर्म में है। और मान लीजिए अगर इसमें जेसन का डाटा ना हो तो हमारे पास एक दूसरी ऑप्शन भी है, वो है फॉर्म का डाटा। तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे हेडर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। उस केस में हम लिखेंगे कंटेंट टाइप application/x-www-form-url encoded। ये आपको कब लेना है, जब आप यहाँ पर फॉर्म का डाटा डायरेक्टली भेज रहे हैं। हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड आता है फॉर्म डाटा, अगर हम उसकी हेल्प से यहाँ से डाटा भेजेंगे तब हम यहाँ पर हेडर में ये वाली वैल्यू पास करेंगे। तो ये इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। तो देखिए अब मैं यहाँ पर जो अपना कोड करने वाला हूँ वो है इंसर्ट का कोड, मतलब कि मैं एक नए डाटा को सर्वर पे इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, मतलब कि डाटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे मैं कोई अभी PHP का डायरेक्टली कोई कोड तो नहीं कर रहा हूँ और ना ही .NET का या पाइथन का। तो यहाँ पर मैं फेक जेसन का डाटा को यूज़ करूँगा, जिसके लिए मैं अपनी वही वेबसाइट को यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है जेसन प्लेस होल्डर। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए वही वाली वेबसाइट ओपन है जेसन प्लेस होल्डर, और यहाँ पर नीचे जाता हूँ। देखिए जहां पर आपको ये डाटा है अलग अलग रीड करने के लिए, उसी के नीचे यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जिसका नाम है गाइड। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस वाले पेज से आपको वो वाला कोड मिल सकता है और वो वाला फाइल का पाथ जहां से आप डाटा को इंसर्ट, अपडेट या डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए रीड के केस के लिए यहाँ पर ये वाला कोड दिया हुआ है फेच मेथड का। मैं इसके नीचे आता हूँ, ये सारे रिकॉर्ड्स को रीड करने के लिए जो मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। इसके नीचे आता हूँ, ये देखिए यहाँ पर है कि डाटा को जब हमने इंसर्ट करना है तो उसका पूरे यहाँ पे कोड दे रखा है, जैसा कि अभी मैंने आपको स्लाइड में भी दिखाया। तो भी हम यहाँ पर पोस्ट नाम के पेज के अंदर डाटा को इंसर्ट करने वाले हैं, और जब भी हमने डाटा को इंसर्ट करना होता है तो हम यहाँ पे मेथड यूज करते हैं पोस्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और उसके बाद आता है बॉडी। अब बॉडी के अंदर मैंने आपको दिखाया या तो हमारा जेसन फॉर्म में डाटा होता है या फॉर्म में। तो यहाँ पर हम जेसन का डाटा भेजने वाले हैं। तो देखिए जो भी हम यहाँ पर यूजर से डाटा लेंगे वो होगा एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को मैं सीधा से सर्वर पे नहीं भेज सकता, उसके लिए मेरे को यहाँ पर जेसन में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज करूंगा JSON.stringify। इस फंक्शन का जो बेसिकली काम होता है वो यही होता है, ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर देता है। इसका यूज भी मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखाया हुआ, जहां पे मैंने पूरी कंप्लीट अजेक्स की सीरीज बनाई थी, वहां पे इसका यूज बहुत बार किया था। तो वहां पर भी आप इसका कोड देख सकते हैं, और यहाँ पर भी मैं इसे करके दिखाने ही वाला हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर हेडर पास करूंगा, और देखिए जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही मेरे को यहाँ पे देना है। यहाँ पे ये करैक्टर सेट लिखना ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल पार्ट है, इसको आप हटा भी सकते हैं। और इसके बाद देखिए मैंने 2 बार देन फंक्शन का यूज़ किया, तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया, और यहाँ पर इसे ओवरराइट कर देता हूँ Ctrl+V। ये देखिए तो ये हमारा पूरा कोड हो चुका है फैच मेथड का। अब इस वाले फाइल से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं नए डाटा को इंसर्ट करने वाला हूँ सर्वर पे। कौन से सर्वर पे? इस वाले सर्वर पे। अगर मेरी खुद की कोई PHP की फाइल होती तो मैं उसका यहाँ पर पा देता। और ये जेसन के डाटा को हम सर्वर पे इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, इस पे भी मैंने एक कंप्लीट सीरीज बना रखी है PHP के साथ, वो भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने बेसिकली jQuery का यूज़ किया था। बस आपको यहाँ पर jQuery को हटा के फैच मेथड को यूज़ कर लेना है, बाकी सारा PHP का काम वही रहेगा, सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट के काम का ही चेंज करना है। तो यहाँ पर अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए मैंने जब नया डाटा इंसर्ट किया तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं एक नया डाटा यहाँ पे रिटर्न होके आया। आप देख रहे हैं आईडी आ गया 101, ये रिस्पॉन्स में आया सर्वर की तरफ से, जिसका मतलब है कि जो भी मैंने अभी नया डाटा डाला है वो इस वाले नंबर पे ऐड हुआ है 101 पे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर पिछले वाले पेज में यहाँ पर 100 रिकॉर्ड्स थे, तो मैंने जो भी नया रिकॉर्ड ऐड किया वो हुआ 101 पे। तो ये जो डाटा नया इंसर्ट हुआ ये परमानेंटली सेव नहीं हुआ सर्वर पे। कहीं आप सोच रहे हो कि इस वाली फाइल में ये परमानेंट सेव हो गया, ये एक फेक डाटा है। तो जो ये रिजल्ट भी आया ये भी फेक ही है, कोई असली रिजल्ट नहीं है। मगर अगर हमारा ये खुद का PHP का कोड होता तो वहां पर ये परमानेंटली सेव हो जाता।
करने का तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा। जो भी आपको डाटा सर्वर पे इंसर्ट करवाना है, मतलब कि डाटाबेस के अंदर, उसके कॉलम्स के नेम आ जाएंगे यहाँ पर, फिर उनकी वैल्यूज़। इसको आप डायरेक्टली, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। मैं इसको यहाँ से निकाल कर यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे ओबीजे। ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे से पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का। हमें इस तरीके की वैल्यू मिलेगी यूज़र से, और इस वैल्यू को मैं कहाँ पे सेंड करूँगा, यहाँ पर बॉडी के अंदर, जहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहा हूँ जेसन फॉर्म में, क्योंकि हम जो भी सर्वर पर डाटा भेजते हैं वो जेसन फॉर्म में भेजते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जेसन ही एक ऐसा फॉर्मेट है जो यूनिवर्सल फॉर्मेट है। इसको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है रीड कर सकती है, चाहे वो डॉटनेट है, पाइथन है, पीएचपी है, जावास्क्रिप्ट है, कोई भी लैंग्वेज इसको इजीली रीड कर सकती है। इसीलिए मैंने इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। अब मैं इस फाइल को इजीली सेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया कि ये डाटा यहाँ पर सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया सर्वर पे, कुछ इस तरीके से। बिल्कुल इसी तरीके से मैं अपडेट का और डिलीट का भी काम कर सकता हूँ। मैं दोबारा से गाइड पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका भी कोड मिल जाएगा। वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये देखिए, अगर आपको अपडेट करना है सर्वर पे, तो जस्ट आपको क्या करना है, जिस वाली फाइल के अंदर चेंज करना है उसका पाथ यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे मेथड में आपको लिखना है पुट, और यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसको हम जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको कोई भी काम चेंज नहीं करना, बिल्कुल सेम ही रहेगा। और अगर आपको ये डाटा डिलीट करना हो सर्वर से, तो जस्ट आपको यहाँ पे फाइल का पाथ देना है, उसके बाद किस नंबर को डिलीट करना है वो आपको स्लैश लगा के बताना है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ। और उसके बाद मेथड के अंदर वैल्यू चेंज कर देनी है, बस डिलीट। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का बॉडी या हेडर पास नहीं करना, क्योंकि आप कोई डाटा नहीं भेज रहे हैं सर्वर पे। आपको जस्ट यहाँ पे डिलीट ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। तो ये सब भी मैं आपको एक अलग से वीडियोस में बताऊंगा, जहाँ पर मैं पीएचपी के साथ इसकी 4-5 वीडियोस लाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं पीएचपी के साथ इसे फेच मेथड के साथ यूज़ करके दिखाऊंगा। अब जहाँ पर ये मैंने अभी ऑब्जेक्ट लिया है, तो एक्चुअल लाइफ में हम इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट बना के यूज़र से वैल्यू नहीं लेते हैं। इसको लेते हैं फॉर्म के टाइप में, मतलब कि एक HTML का फॉर्म होता है, उसके थ्रू हम ये वाली वैल्यूज़ लेते हैं। मैं उसका भी आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक फॉर्म टैग क्रिएट कर लेता हूँ, और मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा भी हुआ है। मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने एक टेक्स्ट की फाइल बनाई हुई है, नोटपैड की फाइल, और इसके अंदर मैंने एक HTML का पूरा कोड भी लिखा हुआ है। इसमें वही चीज़ें, टाइटल, बॉडी है, यूज़र का आईडी है, जो भी मैं स्टैटिक ही लिख रहा था। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर अपने बॉडी टैग के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये मेरा पूरा फॉर्म टैग है जिसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने सबके लिए अलग अलग इनपुट टैग लिए हैं, और सबके अंदर अलग अलग आईडी भी दिए हैं। टाइटल के लिए मैंने लिया है टाइटल टेक्स्ट, बॉडी के लिए लिया है बॉडी टेक्स्ट, और यूज़र आईडी के लिए लिया है यूज़र आईडी, और नीचे एक सबमिट का बटन भी है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को, जो तीनों इनपुट की वैल्यूज़ हैं, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे को लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और कौन सा वाला आईडी, जो हमारा पहला आईडी आप देख रहे हैं जिसका नाम है टाइटल टेक्स्ट, उसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और उसकी मेरे को क्या उठानी है, उसकी मेरे को वैल्यू उठानी है। ये देखिए, और बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, इन दोनों केसेस के लिए भी, बॉडी के लिए और यूज़र आईडी के लिए। तो यहाँ पर ये बॉडी आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, बॉडी टेक्स्ट, क्योंकि अब मेरे को इसकी वैल्यू उठानी है। और लास्ट में है यूज़र आईडी, तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डलवाने वाला हूँ। ये देखिए, अब मैं इस फॉर्म से यूज़र से वैल्यू गेट करूँगा, और मैं चाहता हूँ जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तब ये डाटा और ये फैच मेथड चले। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक मेथड भी बनाना पड़ेगा, बेसिकली वो एक फंक्शन होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस बटन पे ही एक इवेंट ऐड करता हूँ, क्लिक इवेंट। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इतने कोड को। ये देखिए, अब इसका आईडी क्या है, इसका आईडी है सेव फॉर्म, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और यहाँ पर मैं अपना इवेंट लगाऊंगा, ऐड इवेंट लिस्नर। इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो इसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहला आता है इवेंट का नेम, तो हमारे जो इवेंट का नेम है वो है क्लिक। ये देखिए, तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सेकंड पैरामीटर में यहाँ पे आ जाता है फंक्शन। तो उस फंक्शन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये देखिए। और इस फंक्शन के अंदर बेसिकली मैं यहाँ पर एक वेरिएबल पास कर देता हूँ, जैसे ई फॉर इवेंट। आप नेम कुछ भी ले सकते हैं, पूरा इवेंट भी लिख सकते हैं।
और इसके अंदर ही मैं ये अपना सारा कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए ये पूरा जो मेरा कोड है अब ये इस बटन के क्लिक पर चलेगा। तो यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया और इसी के अंदर आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये पूरा मेरा कोड यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा जिसका नाम है सेव फॉर्म, तो हमारा पेज रिफ्रेश हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि पेज रिफ्रेश हो, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली अजैक्स का ही काम कर रहे हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम उस केस में पेज की रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जो भी डाटा हम सर्वर से लेकर आते हैं या सर्वर पे सेंड करते हैं वो असिंक्रोनस फॉर्म में जाता है, मतलब कि बैकग्राउंड में। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ई डॉट अपना मैथड यूज़ कर लेता हूँ प्रिवेंट डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इस बटन की जो फंक्शनैलिटी है, मतलब कि पेज को रिफ्रेश करना, वो बंद हो जाएगी। तो ये बाकी का अपना काम करेगा सारा, क्लिक का भी, बस उसको पेज को रिफ्रेश नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखिए आप देख रहे हैं ये मेरा फॉर्म बन चुका है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे टाइटल में जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो, और बॉडी में कुछ भी लिख देता हूँ जैसे वाव, ये देखिए, और यूज़र आईडी कुछ भी दे देता हूँ जैसे 1 2 3 कुछ भी, जैसे मैंने 1 लिख दिया। अब मैं इसे सबमिट करता हूँ। ये देखिए हमारे पास रिस्पॉन्स में यहाँ पर सर्वर से एक मैसेज आया, आप देख सकते हैं। ये मैसेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फैच मेथड के अंदर प्रिंट किया हुआ है कंसोल के अंदर। तो देखिए यहाँ पर जो भी नया रिकॉर्ड डाला है वो डाला है 101 पे। ये सर्वर ने हमारे को बताया कि ऑलरेडी पोस्ट नाम का जो हमने यहाँ पर पेज लगाया उसके अंदर 100 रिकॉर्ड्स थे, तो हमने जो नया रिकॉर्ड डाला सर्वर पे वो आया 101 पे। तो ये बेसिकली फेक मैसेज ही है एक तरीके का, क्योंकि परमानेंटली उस वाले पेज पे जो ये हमने पेज सेंड किया यहाँ पर, इस पर कोई डाटा सेव नहीं हो रहा। ये एक तरीके का फेक रिजल्ट ही आ रहा है। तो जब हम पीएचपी के साथ काम करते हैं तो वहाँ पर हमारे को प्रॉपर रिजल्ट भी दिखता है। हम सर्वर पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि डाटा गया है कि नहीं डाटाबेसिस के अंदर। और जैसा कि हम यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसका भी एक शॉर्टकट आता है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर ये जेसन फॉर्म भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस वाले लाइन को तो कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अब मेरे को जेसन फॉर्म में डाटा नहीं भेजना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम यहाँ पर फॉर्म का डाटा भी भेज सकते हैं। तो एक तरीके तो ये है फॉर्म का डाटा भेजने का, मगर यहाँ पर हम इसे जेसन में कन्वर्ट कर रहे थे इस ऑब्जेक्ट बना के। मगर अब मैं डायरेक्टली फॉर्म का ही डाटा भेजना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना है न्यू, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का एक मेथड आता है जिसका नाम है फॉर्म डाटा। मैंने इस पर कोई अलग से तो वीडियो नहीं बनाई हुई, मेरी आगे आने वाली सीरीज़ में, इसी सीरीज़ में इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस मेथड के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस मेथड का बेसिकली काम क्या होता है कि हमारे को इतना लंबा कोड ना करना पड़े। यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही बताते हैं कि इसके अंदर कौन से फॉर्म का डाटा उठाना है। तो हमारा फॉर्म का जो आईडी है उसका नाम है माई फॉर्म। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसके अंदर बता भी देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए जस्ट मेरे को इतना ही बताना है। तो इसकी हेल्प से क्या हुआ, मेरे को ये 4 लाइनों का कोड नहीं करना पड़ा। मैंने जस्ट यहाँ पे बता दिया कि इस वाले फॉर्म का ही डाटा उठाना है। और जब मैं ऐसे लिखता हूँ फॉर्म डाटा, तो यहाँ पर मेरे को कंटेंट टाइप भी चेंज करनी है। तो कंटेंट टाइप क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन स्लैश एक्स हाइफन www हाइफन फॉर्म हाइफन यूरल इन कोड। ये देखिए इस तरह से आप बता रहे हैं स्टार्टिंग में कि जो भी मैं सर्वर पर डाटा भेज रहा हूँ वो एक फॉर्म का डाटा है, जिसको मैंने इस तरीके से इसकी वैल्यू को पिक किया है। अब इस मेथड की हेल्प से होगा क्या, जितना भी हमने फॉर्म के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ ले रखी हैं, बेसिकली यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 3 इनपुट वैल्यूज़ हैं। बेशक यहाँ पे 30 या 40 50 भी इनपुट होते हैं अलग अलग टाइप के, तो उनकी वैल्यू भी ये यहाँ पर उठा लेता फॉर्म डाटा। तो देखिए मैंने अब यहाँ पर फाइल को सेव किया, मगर अभी मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ये भी नए डाटा को इंसर्ट नहीं करेगा सर्वर पे, क्योंकि ये हमारा खुद का सर्वर नहीं है, ये एक फेक सर्वर है। तो उसकी कोडिंग भी हमारे को इसी के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी कि जो भी हम यहाँ से डाटा भेज रहे हैं वो वहाँ पर सेव भी हो जाए। तो अभी तो ये नहीं चलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एरर आएगा। मगर अगर हम इसे अपनी खुद की पीएचपी की फाइल के साथ करेंगे तब एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोबारा से हेलो बॉडी बॉब यूज़र ID 1, मैंने सबमिट किया। ये देखिए यहाँ पे एक एरर आ चुकी है। यहाँ पे एक दूसरी एरर आई है, ये कह रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट इज़ नॉट अ फंक्शन। मैंने ID नहीं लिखा है, गेट एलिमेंट बाय ID। ये देखिए तो यहाँ पे मैं दोबारा से फाइल को सेव करता हूँ
और यहाँ पर आकर दोबारा से लिखता हूँ हेलो wow1 और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एरर तो नहीं आ रही है, मगर यहाँ पे कुछ अजीब सा रिटर्न हुआ है, आप देख रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम जो यहाँ से डाटा भेज रहे हैं ये यहाँ पर इसी नाम की की बना रहा है, टाइटल टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट और ये। और वहाँ पे सर्वर पे कीज़ के नेम क्या है, टाइटल, बॉडी या यूज़र आईडी। अगर मैं ये नेम सेम ले लूँ तब शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये बॉडी मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ बॉडी, और यहाँ पर ये देखिए। तो यहाँ पे मैं दोबारा से फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ हेलो wow1। नहीं, अभी भी यही सेम एरर आ रहा है, मगर जब हम इसे अपने PHP के साथ काम करेंगे तब इस तरीके का एरर नहीं आता। तो यहाँ पे ये हमारा जो बेसिकली ये फैच मेथड है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लास्ट में मैं आपको जाते हुए एक इम्पोर्टेंट चीज़ और भी बता देता हूँ, वो ये कि ये जो फैच मेथड है ये जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन में आया है, और ES6 वर्जन जो है ये 2015 में आया था। तो जो भी ब्राउज़र्स 2015 से पहले आए थे, मतलब कि जिनके वर्जन 2015 से पहले वाले हैं, खासतौर से इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो उन पे ये मेथड नहीं चलता है। तो उन पे तो आपका वही मेथड चलेगा जो हमने पिछली वीडियो में देखा था अजैक्स से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको मेथड बताया था XML HTTP रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड आता है जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसकी ब्राउज़र जो है फैच मेथड को सपोर्ट करता है कि नहीं। तो उसको भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ विंडो डॉट फैच। ये देखिए मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ एक बार ये मेथड क्या कर रहा है। देखिए हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि जो भी हमने यहाँ पर ब्राउज़र विंडो ओपन की है, अगर वो फैच मेथड को सपोर्ट करती है तब तो हम उसके अंदर ये सारा कोड जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है इसको कट करके हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे यहाँ पर। और अगर वो सपोर्ट नहीं करती है तब हम यहाँ पर एक अलग सा कोड कर सकते हैं जो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था अजैक्स के केस के लिए, जहाँ पे हमने मेथड यूज़ किया था XML HTTP रिक्वेस्ट। तो उसका कोड हम यहाँ पे कर लेंगे। तो जितने भी न्यू ब्राउजर्स हैं उन पे तो वो वाला कोड चलेगा जो हमने इफ कंडीशन के अंदर लिखा है, और एल्स पार्ट में वो वाला कोड चलेगा जो ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते। बेसिकली आज के टाइम पे सिर्फ एक ही ब्राउजर है जो फैच मेथड को सपोर्ट नहीं करता, और उसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर का लास्ट वर्जन भी जो था 11, वो भी इवन इसे सपोर्ट नहीं करता। तो ये बस बात आपको हमेशा याद रखनी है कि सारे ब्राउजर इसे सपोर्ट नहीं करते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।